हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज Gauss law is true only if force due to charges varies as. ऑप्शन ए r raised to the power -1, ऑप्शन बी r raised to the power -2, ऑप्शन सी r raised to the power -3, ऑप्शन डी r raised to the power -4. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमें पूछा है कि गॉस का जो लॉ है वो किसके लिए ट्रू है, जब हमारा फोर्स r की पावर -1 पे डिपेंड करे, या r की पावर -2 पे डिपेंड करे, या r की पावर -3 या -4 पे डिपेंड करे. तो गॉस लॉ लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चार्ज कंसीडर करते हैं और फिर उसको सरफेस किसी भी एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर रखते हैं. तो उसके लिए जो फाई होता है, फाई की वैल्यू हमारे किसके इक्वल होती है, तो फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस. ठीक है बच्चों, ई डॉट डी एस वैक्टर इसके इक्वल होता है. और गॉस के लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फाई की वैल्यू होती है, फाई इज इक्वल्स टू, तो किसी भी सरफेस के अंदर अगर फ्लक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू एनक्लोज्ड, यानी उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होगा. ठीक है बच्चों, सो गाउस का लॉ लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड चार्ज मान लेंगे कि स्मॉल क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है. तो ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा. ठीक है बच्चों, सो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा. और इस सरफेस, ये हमने स्फेयर कंसीडर किया है, सो स्फेयर का जो ds वेक्टर होगा यानी सरफेस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, e की डायरेक्शन के अंदर ही होगी. तो ओ e और ds के बीच का जो थीटा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो फाई इज इक्वल्स टू ई ds कोस थीटा होगा, तो कोस 0 की वैल्यू हमारे पास में 1 के इक्वल हो जाएगी. और यहाँ पे फाई क्या लिख सकते हैं, तो फाई इज इक्वल्स टू, तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर. के की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. अब देखो, ये जो हमने स्फेयर कंसीडर किया है जिसके अंदर चार्ज को एनक्लोज्ड किया है, तो इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है. तो यहाँ पे हम सरफेस एरिया कितना लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास में जो फाई आया वो किसके इक्वल आ गया, तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया. ठीक है बच्चों, तो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया कि इस चार्ज के लिए हमने क्या कर दिया कि गाउस का लॉ क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि इस चार्ज के लिए गाउस का लॉ क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर जो ई है किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, तो ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है, चार्ज, ये दोनों कांस्टेंट हो गए. तो हम क्या लिख सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी इस चार्ज के लिए जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर रेज टू द पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है. और क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स के लिए पूछा है, तो हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के कारण जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाई क्यू. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल्स टू ई. तो यहाँ पे क्यू क्या है, हमारा कांस्टेंट है. तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर अगर ध्यान दें, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा. तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा वैसे ही हमारा फोर्स वेरी करेगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या डिपेंड कर रहा है, तो 1/r स्क्वायर यानी r रेज टू द पावर -2 पे डिपेंड कर रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा फोर्स r रेज टू द पावर -2 से वेरी करे, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी प्रोपोर्शन से वेरी करेगा. और हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर गाउस का लॉ लगा सकते हैं और वो ट्रू होगा. तो 1/r स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी r रेज टू द पावर -2 पे डिपेंड करेगा. सो ऑप्शन बी के अंदर हमें ये गिवन है r रेज टू द पावर -2. सो ये हमारा करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.